Assalamualaikum students. Today we are going to start unit number 16 part 2, The Lord of the Flies. Reading. In the following extract from William Golding's Lord of the Flies, we are introduced to the two most important characters in the novel. The interaction of two characters achieves two purposes, A and B. A, it enables us to gather our first impression of each character, and B, it sets up a contrast between them which contributes to one of the major theme of the novel. In simple terms, we are introduced to an attractive, confident upper class boy and a fat, nervous but intelligent middle class boy. Read the extract and think about how Golding set up his character and also introduces the major theme of the class conflict. अच्छा जी, विलियम गोल्डिंग की नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के मुंदरजा इक़्तिबास में से हमें दो इंतहाई अहम किरदारों से मुतारिफ़ करवाया जाता है। इन किरदारों को आपस में बातचीत करने के अहम मकासद हासिल करती है। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम किरदारों के मुतालिक अपने तासरात को बना सकें। ये उन दोनों के दरमियान एक फ़र्क पैदा करती है जो कि नावल के इंतहाई अहम ख्याल को बनाने में अपना किरदार अदा करती है। आम इस्तिलाह में हमें मुतारिफ़ करवाया जाता है एक खुश शक्ल और एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के से एक फरबा यानी कि मोटा, घबराया हुआ, ज़हीन, मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का। इस इक़्तिबास को पढ़िए और सोचिए कि गोल्डिंग कैसे किरदार साजी करता है और तबकाती कशमकश को कैसे मुतारफ़ करवाता है। देखिए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो करैक्टर्स हैं, दो लड़के हैं, ठीक है। एक फ़ैट बॉय है और एक फ़ैट बॉय जो है वो पुअर है और एक थिन बॉय है जो कि रिच है। तो एक तो उनकी ये कन्फ्लिक्ट आ गई और दूसरा उनकी कन्वर्सेशन है। इस पूरे नोट देखेंगे, ठीक है। विलियम गोल्डिंग का नोवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो इसके दो मेन करैक्टर जो है ना वो दो लड़के हैं। तो इसमें हम सिर्फ दो लड़कों को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली हम करैक्टर्स पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 16 में। तो यूनिट नंबर 16 का पार्ट भी जो है वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के दो करैक्टर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द यूनिट। द बॉय विद फेयर हेयर लोवर्ड हिमसेल्फ डाउन the last few feet of rock and began to pick his way toward the lagoon. Though he had taken off his school sweater and trailed it now from one hand, his grey shirt stuck to him and his hair was plastered to his forehead. All round him, the long scar smashed into the jungle was a bath of heat. He was clambering unevenly among the creepers and broken trunks when a bird, a vision of red and yellow, hurtled upwards with a witch-like cry, and this cry was echoed by another. इस खूबसूरत बालों वाले लड़के ने अपने आप को उस पथरीली चट्टान के आखिरी कदमों से नीचे किया और साहिली झील की जानिब अपना रास्ता मापना शुरू किया। अगरचे इसने अपनी स्कूल का स्वेटर उतार लिया था और उसको अपने हाथ पर लटकाया हुआ था। इसकी ग्रे शर्ट उसके जिस्म से चिपकी हुई थी और उसके बाल उसकी पेशानी से चिपके हुए थे और उसके इर्द गिर्द जहाज़ के नीचे क्रैश होने से एक लंबी लकीर जंगल के अंदर तक चली गई थी और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो बेलों के दरमियान बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा था और टूटे हुए संदूकों के दरमियान से जब एक परिंदा, एक सुर्ख और जर्द रंग का मंजर ऊपर की जानिब चमका और एक चुड़ैल की चीख की तरह उससे और उस चीख से बाज़गश्त में से एक और चीख पैदा हुई जी। इन लाइन्स में बताया गया कि जब उनका प्लेन क्रैश हुआ ना तो उसमें से वो लड़का निकला, प्लेन क्रैश हुआ तो उसका बताया गया कि उसने क्या पहना हुआ था, क्या ड्रेसिंग थी उसकी, ठीक है, और वो किन रास्तों से गुजर रहा था और उसने एक चीख सुनी। आगे देखते हैं। हाय, इट सेड, वेट अ मिनट। द अंडरग्रोथ एट द साइड ऑफ द स्कार was shaken and multitude raindrops fell pattering. Wait a minute, the voice said. I got catch up. The fair boy stopped and jerked his stockings with an automatic gesture that made the jungle seem for a moment like the home counties. The voice spoke again.
I can't hardly move with all these creeper things. अब इन लाइंस के अंदर फैट बॉय जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि वो एक झाड़ियों में फंसा हुआ था और वहाँ से वो आवाज़ें दे रहा था। हाय, इसने कहा 1 मिनट रुको। अब ये किसने कहा? फैट बॉय ने कहा। उस तबाहशुदा लकीर की एक तरफ जो खुदरू की झाड़ियाँ हिल गई और बारिश के कतरे झिलमिलाती आवाज़ के साथ गिरने लगे। 1 मिनट रुको, आवाज़ ने कहा। मैं बुरी तरह अपनी सोच में गुम था। वो प्यारा लड़का रुका और अपनी जुराबों को झटका दिया और एक खुदकार इशारे से, जिससे जंगल इस तरह दिखा जैसे वो लम्हे भर के लिए लंदन के पुरतैश मुज़ाफ़ाती इलाकों में से एक इलाका बन गया। आवाज़ दोबारा बोली, मैं इन बेलों के साथ बमुश्किल ही चल सकता हूँ। ये फैट बॉय की आवाज़ है, ठीक है। The owner of the voice came backing out of the undergrowth, so the twigs scratched on a greasy windbreaker. The naked crooks of his knee were plump, catch and scorched by thorns. He bent down, removed the thorns carefully, and turned round. He was shorter than the fair boy and very fat. He came forward, searching out safe lodgments for his feet, and then looked up through thick spectacles. Where's the man with the megaphone? The fair boy shook his head. This is an Iceland. At least I think it's an Iceland. That's a reef out in the sea. Perhaps there are not any grow-ups anywhere. The fat boy looked startled. There was the pilot, but he was not in the passenger tube. He was up in the cabin in front. The fair boy was peering at the reef through screwed up eyes. All them other kids, the fat boy went on. Some of them must have got out. Must not they? The fair boy began to pick his way as casually as possible toward the water. He tried to be offhand and not too obviously uninterested, but the fat boy hurried after him. अच्छा जी, उस आवाज़ का मालिक पीछे हटता चला गया। उन खुदरू झाड़ियों से और मुख्तलिफ शाखें आपस में उलझ गई। उसके पतले कोट पर उसके घुटने के बीच पेच और खम काफ़ी सेहतमंद थे। वो भी कांटों पर रगड़ते चले गए। वो नीचे झुका, कांटों को एहतियात से हटाया और वापस मुड़ा। उस प्यारे लड़के से छोटा और काफ़ी मोटा था। वो आगे आया और अपने कदमों के लिए एक महफूज ठिकाना तलाश करने लगा और फिर उसने अपनी मोटे शीशों वाली ऐनक से ऊपर देखा। मेगाफोन वाला आदमी कहाँ है? अब ये मोटा लड़का कह रहा है। इस प्यारे लड़के ने सर हिलाया। ये एक जज़ीरा है। कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि ये एक जज़ीरा है और समुंदर में एक चट्टान जा रही है। गालिबन यहाँ पर कोई भी बड़े बालिग लड़के नहीं हैं। मोटा लड़का हैरान नज़र आया। वहाँ वो पायलट था, लेकिन वो मुसाफिरों की ट्यूब में नहीं था। वो तो जहाज़ की कैबिन में था। प्यारा लड़का भिंची हुई आंखों से समुद्री चट्टान को देख रहा था। बाकी दूसरे लड़के मोटे लड़के ने बात जारी रखी। उनमें से कुछ लड़के लाजमन बाहर निकले होंगे। वो ज़रूर निकले होंगे, क्या नहीं निकले होंगे? उस प्यारे लड़के ने बेपरवाह अंदाज में पानी की जानिब चलना शुरू कर दिया और उसने बेपरवाह सा होने की कोशिश की, लेकिन बज़ाहिर बग़ैर दिलचस्पी के ना था। लेकिन मोटा लड़का उसके पीछे जल्दी से चला। अच्छा, जो चिल्ला रहा होता है, चीख रहा, तो वो मोटा लड़का होता है। उसको चोट लगी होती है बेचारे को। तो वो जब सामने आता है तो वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन करता है। उनकी कन्वर्सेशन यहाँ जारी होती है, लेकिन जो फेयर बॉय है वो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, बल्कि फैट बॉय को इग्नोर करता रहता है। लेकिन फैट बॉय भी उसके पीछे उसको फॉलो करता रहता है, उसके पीछे चलता रहता है। कभी तो वो उससे पूछता है वो पायलट कहाँ है, कभी पूछता है बाकी लड़के कहाँ हैं। मतलब इनका प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये बाकियों के बारे में उससे क्वेश्चंस करता है। वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता। Are not there any grown-ups at all? I don't think so. The fair boy said this solemnly, but then the delight of a realized ambition overcame him. In the middle of the scar, he stood on his head and grinned at the reversed fat boy.
No grown-ups. The fat boy thought for a moment that Violet, the fair boy, allowed his feet to come down and sat on the steamy earth. He must have flown off after he dropped us. He could not land here, not in a plane with wheels. We was attacked. He shall back. All right. The fat boy shook his head. When we was coming down, looked through one of them windows, I saw the other part of the plane. There were flames coming out of it. He looked up and down the sky. अच्छा जी, अब वो डिस्कस करते हैं क्या वहाँ कुछ बालिग लड़के नहीं थे? मेरा ख्याल नहीं। अब यहाँ फिर उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। प्यारे लड़के ने यह बात संजीदगी से कही, लेकिन एक मतलूबा ख्वाहिश की खुशी उस पर गालिब आ गई। उस तबाहशुदा इलाके के वस्त में वो सर के बल खड़ा हो गया और इस मोटे लड़के को देखकर हंसने लगा। कोई बालिग लड़के नहीं। मोटे लड़के ने लम्हा भर सोचा, वो पायलट? फिर उसने दोबारा पूछा, पायलट कहाँ है? प्यारे लड़के ने अपने पैरों को नीचे किया और भाप निकालते हुए ज़मीन पर बैठ गया। वह यकीनन वापस उड़ गया होगा। हम लोगों को यहाँ छोड़ने के बाद वो यहाँ जहाज़ नहीं उतार सकता, पहियों वाले जहाज़ में भी नहीं। हम पर हमला हुआ था, वो वापस आ जाएगा। मोटे लड़के ने अपना सर हिलाया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, तो वो जो भी उसको कह रहा होता है ना फेयर बॉय, तो वो मान रहा होता है। जब वो नीचे आ रहे थे तो मैंने उन खिड़कियों में से एक में से देखा था, मुझे जहाज़ का दूसरा हिस्सा नज़र आया। इसमें से शोले बाहर निकल रहे थे। उसने पथरीले इलाके के आर पार देखा। अब ये फेयर बॉय इसको बता रहा है उसने क्या क्या सीन देखे। आगे देखते। And this is what the tube done. The fair boy reached out, touched the jagged end of the trunk. For a moment he looked interested. What happened to it? He asked. Where's it go to now? The storm dragged it out to sea. It was not half dangerous with all them tree trunks falling. There must have been some kids still in it. He hesitated for a moment, then spoke again. What's your name? Replied Ralph. The fat boy waited to be asked his name in return, but this proffer of acquaintance was not made. The fair boy called Ralph, smiled vaguely, stood up and began to make his way once more toward the lagoon. The fat boy hung steadily at his shoulder. I expect there's a lot more of us scattered about. You have not seen any others? You have. Ralph shook his head and increased his speed. Then he tripped over a branch and came down with a crash. The fat boy stood by him, breathing hard. अच्छा जी, फेयर एंड फैट बॉय इसके बाद ये डिस्कस करते हैं, और ये है जो ट्यूब ने किया था। वो प्यारा लड़का आगे बढ़ा और एक टूटे हुए संदूक के एक हिस्से को पकड़ा। लम्हा भर उसने दिलचस्पी ली। उसको क्या हुआ? उसने पूछा। अब ये कहाँ आ गया है? तूफ़ान उसे खींचकर समुंदर में ले गया। ये इतना ख़तरनाक नहीं था। और फिर वो जहाज़ दरख्तों को गिराता हुआ नीचे आया। उसमें कुछ बच्चे भी अभी होंगे। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, फिर दोबारा बोला, तुम्हारा नाम क्या है? राल्फ। मोटे लड़के ने इंतज़ार किया कि उसका नाम भी पूछा जाए, लेकिन बदले में उसको शनासाई की पेशकश नहीं की गई। वो प्यारा लड़का जिसका नाम राफ था मुबहम अंदाज में मुस्कुराया, खड़ा हुआ और लगून की जानिब एक दफ़ा फिर से चलना शुरू कर दिया। और मोटा लड़का आराम से उसके कंधों पर लटका हुआ था। मुझे उम्मीद है कि हमारी काफ़ी तादाद बिखरी हुई है। तुमने किसी और को नहीं देखा? क्या देखा है? राल्फ ने अपना सर हिलाया और अपनी रफ्तार को बढ़ाया। फिर वो एक शाख पर चढ़ा और झटके से नीचे गिर पड़ा। मोटा लड़का उसके साथ खड़ा रहा, मुश्किल से सांस लेते हुए। अच्छा जी, अब यहाँ पर दोनों फिर से कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि जिस ट्यूब में वो लोग थे उसकी क्या हालत हुई। एरोप्लेन की बात हो रही कि वो किस तरह से क्रैश हुआ और उसमें और लोग भी होंगे, वो कहाँ चले गए होंगे, क्या सब बिखर गए होंगे। वो उससे पूछता है, तुमने किसी और लोगों को देखा है? फैट बॉय। फिर लड़का एक शाख पर चढ़ जाता है और फिर वो वहाँ से नीचे गिरता है, लेकिन वो स्पीड अपनी तेज़ कर देता है। जो फैट बॉय तो उससे ज़्यादा चला नहीं जाता, बेचारा थक जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। माई आंट टोल्ड मी नॉट टू रन, ही एक्सप्लेन्ड, ऑन अकाउंट ऑफ माई एस्थमा। दैट्स राइट, कांट कैच मी ब्रीथ। आई वॉज द ओनली बॉय इन आवर स्कूल what had asthma, said the fat boy with a touch of pride, and I have been wearing
spaces since I was 3. He took off his glasses and held them out to Ralph, blinking and smiling, and then started to wipe them against his grubby windbreaker. An expression of pain and inward concentration altered the pale contours of his face. He smeared the sweat from his cheeks and quickly adjusted the spectacles on his nose. अच्छा जी, अब फैट भाई उसको अपनी स्टोरियाँ सुनाता है। वो बताता है मेरी आंटी ने मुझे कहा था कि भागना मत। उसने कहा मेरे दमा की वजह से, कि वो कह रहा है मुझे अस्थमा है और आंटी ने मना किया था भागने से। ये ठीक है, मेरा सांस ठीक नहीं हो रहा। मैं अपने स्कूल में वो वाहिद लड़का हूँ जिसको दमा था। मोटे लड़के ने ज़रा फ़ख्र के साथ बताया। मैं 3 साल की उम्र से ऐनक पहन रहा हूँ। अब वो उसको बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तेज़ क्यों नहीं भाग सका, मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा था। उसने अपनी ऐनक उतारी और राफ के सामने कर दिया, आंखें झपकते और मुस्कुराते हुए, और फिर उसको अपने गंदे कोट के साथ साफ़ करना शुरू कर दिया। एक तकलीफ़ और अंदरूनी दबाव के तासर ने उसके चेहरे के नकूश को बदल कर रख दिया। उसने अपने रुखसारों से पसीना इकट्ठा किया और जल्दी से नाक पर ऐनक सजा ली। अच्छा जी, वो राफ को अपनी ऐनक देता है साफ़ करने के लिए। वो फिर उसको अपने कोट से साफ़ कर देता है और फिर उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है, और वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारे से तेज़ नहीं भाग सका, ये वजह थी, मुझे अस्थमा है। और उसके स्कूल में सिर्फ उसी को अस्थमा था। Them fruit, he glanced round the scar. Them fruit, he said, expect. He put on his glasses, waded away from Ralph, and crouched down among the tangled foliage. I shall be out again in just a minute. Ralph disentangled himself cautiously and stole away through the branches. In a few seconds, the fat boy grunts were behind him, and he was hurrying toward the screen that still lay between him and the lagoon. He climbed over a broken trunk and was out of the jungle. उनके फल, उसने पथरीले इलाकों पर एक नज़र डाली। उनका फल, उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ। उसने अपनी ऐनक पहनी और राफ से दूर हो गया और बिखरे हुए पत्तों में झुककर खड़ा हो गया। यानी कि उसने कुछ वहाँ पर फ्रूट्स देखे थे, तो वो उसको भूख लगी होगी, जाहिर सी बात है। तो अब राफ फेयर बॉय से कहता है 1 मिनट में आता हूँ। राफ ने एहतियात से अपने आप को शाखों से बचाया और चुपके से दूसरी शाखों में गुम हो गया। कुछ लम्हों में उसने मोटे लड़के का मजाक उड़ाया, उसके पीछे रह गया, और वो जल्दी से उस पर्दे की तरफ जा रहा था जो अभी भी लगून और उसके दरमियान में था। वो एक टूटे हुए संदूक से कूदा और जंगल में गुम हो गया। अच्छा जी, प्लेन क्रैश की वजह से नोवेल के जो 2 मेन करैक्टर्स हैं वो गुम हो गए थे और वो आपस में मिलते हैं। उनकी क्या कन्वर्सेशन हुई, हमने इस यूनिट में सारा ये डिस्कस किया, और इस यूनिट की एक्सरसाइज भी साथ अटैच की होगी। होप सो यू अंडरस्टैंड वेल दिस यूनिट।